हेलो फ्रेंड्स, स्टार नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 10th का फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर शुरू किया हुआ है और हमने हमारी पिछली वीडियोस में इसके बेसिक्स को ख़त्म कर लिया है। आज हम इस वीडियो में इससे आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो और आने वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर आकर गिरती है और उस सरफेस से टकराकर आगे बढ़ती है तो इस फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम देते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि जो लाइट आकर गिरती है उसका नाम इंसिडेंट रे होता है, और जब वो टकराकर आगे बढ़ती है तो उसी रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है, और इस पूरे फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें ज़्यादा शाइन करती हैं और कुछ चीज़ें कम शाइन करती हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ों पर जब लाइट गिरती है तो बहुत ज़्यादा चमकती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर जब लाइट गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा चमकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब कुछ सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो उन सरफेस की इर्रेगुलर होने की वजह से, इर्रेगुलर मतलब जैसे कि मान लीजिए कि उनकी जो सरफेस होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो थोड़ी इस तरीके की होती है। जब इस तरीके के सरफेस पर जब लाइट गिरती है तो वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती फ्रेंड्स, वो अलग अलग डायरेक्शन में आके मूव करती इस तरीके से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपके घर में कुर्सी होती है रखी हुई, तो वो कुर्सी आपको हर कॉर्नर से दिखाई देती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस कुर्सी की जो सरफेस होती है फ्रेंड्स, वो बहुत खुरदरी होती है, यानी कि उसकी जो सरफेस होती है वो नॉर्मल नहीं होती, प्लेन नहीं होती, थोड़ी इर्रेगुलर सरफेस होती है उसकी, जिसके कारण जब उस पर लाइट गिरती है आकर तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में आगे जाती है इस तरीके से। जबकि फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जैसे कि आपका मिरर, जो हम घरों में आमतौर पर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो मिरर बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह होता है इस तरीके से। जब इस पर लाइट आकर गिरती है, आपने देखा भी होगा और आप खेलते भी होंगे, लाइट गिराते हैं हम सूरज की और उसको किसी के मुंह पर चमकाते हैं या किसी दीवार पर चमकाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्लेन सरफेस होगा, ये जो भी ऐसा सरफेस होगा जो ज़्यादा प्लेन होगा या ज़्यादा रेगुलर होगा या ज़्यादा बिल्कुल आप कह लें कि पॉलिश्ड होगा, पॉलिश्ड का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, तो उस सरफेस से जो लाइट होगी बेटा वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। इसीलिए आपको उस शीशे वाली लाइट एक ही डायरेक्शन में चमकती है, ना कि वो पूरे घर में चमकती है। जबकि आप अपने घर में एक कुर्सी जो आप रखी हुई देखते हैं वो आपको हर कॉर्नर से दिखाई देती है, क्योंकि फ्रेंड्स उस पर जब लाइट आकर गिरती है तो वो फ्रेंड्स हर कॉर्नर में फैलती है। जबकि जब लाइट किसी प्लेन मिरर पर आकर गिरती है वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि कोई चीज़ ज़्यादा चमकती है और कोई चीज़ कम चमकती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिशिंग क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिशिंग का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस को चमकदार बनाना। कोई भी सरफेस को अगर हम चमकदार बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का। तो किसी भी ऐसे मटेरियल को जिसको हमें चमकदार बनाना है तो उसके ऊपर हम एक सिल्वर की परत चढ़ाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है जिसको हमें चमकदार बनाना है, तो इस सरफेस को चमकदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। इस सिल्वर की कोटिंग करने का मतलब यही है कि ये सरफेस चमकदार बना रहे। मगर फ्रेंड्स, इस कोटिंग को करने का एक नुकसान ये है, इस सिल्वर कोटिंग का नुकसान एक ये है
कि ये आसानी से स्क्रैच्ड हो जाता है। स्क्रैच्ड मतलब अगर आप इसको नाखून से ऐसे करेंगे तो इसकी जो परत है वो हट जाती है। इस परत को आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण ये रफ जल्दी हो जाती है। ये जो सरफेस है ये बहुत जल्दी रफ हो जाती है और ये अपनी चमक खोने लगता है। इसको अपनी चमक खोने से बचाने के लिए हम इसके ऊपर एक रेड पेंट कर देते हैं। इस तरीके से एक रेड पेंट, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक और कोटिंग कर दी जाती है, जिसको रेड पेंट कोटिंग कहा जाता है। आपने देखा भी होगा शीशों के पीछे लाल लाल सी एक कोटिंग होती है, उसी को कहते हैं रेड कोटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेड कोटिंग और कुछ नहीं है, बस ये इस सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए एक अलग से की गई कोटिंग होती है, जो हमारे मिरर को चमकदार बनाए रखने के लिए काम करती है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो कोटिंग की जाती है ये मिरर के फ्रंट साइड में ना कर जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है हमारा इस तरीके से, तो इसके फ्रंट में ना कर इसके बैक साइड में की जाती है। ये जो कोटिंग होती है फ्रेंड्स ये इसके बैक साइड में की जाती है, जो हमारी सिल्वर कोटिंग है या रेड कोटिंग कहते हैं, जिसको हम सिल्वर या और जो हमारी रेड कोटिंग होती है, सिल्वर और रेड कोटिंग को मिक्स करके जो हम कोटिंग करते हैं वो हम मिरर के बैक साइड में करते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट साइड में नहीं करते हैं। जो फ्रंट साइड होता है प्लेन मिरर का वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, जबकि जो कोटिंग की जाती है फ्रेंड्स वो इसके बैक साइड में की जाती है। इसीलिए आपने अपनी जो आपकी बुक्स हैं उनमें फिगर इस तरीके से दिया होगा, और जब भी आप देखेंगे एक साइड ऐसे दिया रहता है उसमें। तो फ्रेंड्स इस चीज का ही मतलब होता है कि वहां पर कोटिंग की गई है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे फ्रेंड्स, पॉलिशिंग का मतलब। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये चीज़ तो जानते हैं, ये बात तो जानते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर आकर गिरती है तो वो उस सरफेस से आगे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमने हमारी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा एक सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। फ्रेंड्स, जब ये एक सिंगल रे होती है तो हम इसको मतलब एक सिंगल लाइट होती है तो इसको हम रे पढ़ते हैं। जब ऐसी बहुत सारी रेज एक साथ चलती हैं तो फ्रेंड्स इसका नाम बीम हो जाता है। इसको फिर हम बीम बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, इससे आगे अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, वो अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। तो आइए उसको समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले आपको 2-3 पॉइंट और जानने होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, नॉर्मल आपको ये पता है कि लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। इस इंसिडेंट लाइट का नाम जो था हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे। इस लाइट का नाम जो टकरा कर आगे बढ़ी वो थी रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेंड्स, जिस पॉइंट पर ये आकर टकराती हैं या जिस पॉइंट पर जो लाइट आकर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये सरफेस हम मान लेते हैं कि ये सरफेस कैसा है, जो प्लेन मिरर का सरफेस है। देखिए फ्रेंड्स, एक और जो फैक्टर होता है कि जो ये इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको डिसाइड करने वाला एक फैक्टर और होता है, वो होती है नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। ये नॉर्मल हमारे जो प्लेन सरफेस है उससे बिल्कुल 90 डिग्री पर ये नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बिल्कुल ही समान एंगल पर उठते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट रे आकर गिरेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ती है। और जो एंगल इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बनाती है, इस रे का नाम होता है, इस परपेंडिकुलर का नाम फ्रेंड्स नॉर्मल बोला जाता है इसे।
ये एक लाइन होती है जो हमारा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। फ्रेंड्स, जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, जो कि ये वाला एंगल हुआ, इस एंगल का नाम होता है फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि फ्रेंड्स इसी नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, जो कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से लिखते हैं, एंगल का साइन ये होता है, आपको पता भी होगा, और आई इससे लिखते हैं, जबकि इसको हम लिखते हैं एंगल आर से। फ्रेंड्स, हमेशा आप याद रखें कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होता है। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मेरी बात आई होप समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यही कहते हैं, उसमें मेनली दो लॉज हैं। पहला लॉ आपको ये कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, ठीक है फ्रेंड्स, जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो फ्रेंड्स नॉर्मल है, दैट मीन्स आप समझते होंगे इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे ये, और नॉर्मल रे ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। एक ही प्लेन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस एक सरफेस के ऊपर ही सारा काम होगा। सारा फिनोमिनन, जो भी ये घटना घट रही है, जो भी ये चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ एक सरफेस के ऊपर ही होंगी, उस सरफेस से नीचे कुछ भी नहीं जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई एक प्लेन है, एक प्लेन का मतलब मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, इसी एक्सिस के ऊपर ये सारा फिनोमिनन घटेगा, ये सारी घटनाएं घटेंगी। तो ये आपका पहला नियम है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहला नियम ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो एंगल आई है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है, एंगल आई, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एंगल आर है, इसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि मान के चलिए कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा या रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी फ्रेंड्स 45 डिग्री का ही होता है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।